नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश और आज आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस की एक सीट जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। इस सीट को सॉल्व करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल AMG एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है हॉर्स पावर क्या है। दोस्तों, हॉर्स पावर एक शक्ति का मात्रक है, एक यूनिट है पावर की, जिसे अपन HP भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है घोड़े की शक्ति, ऑप्शन बी बल का मात्रक, ऑप्शन सी शक्ति का मात्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शक्ति का मात्रक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक अश्व शक्ति ऊर्जा बराबर है। एक अश्व शक्ति का मतलब है एक HP का मान कितना होता है, जो कि होता है आपका 746 वाट। तो ऑप्शन ए 736, ऑप्शन बी 746, ऑप्शन सी 748, ऑप्शन डी 756। तो इसका मान फिक्स होता है 746 वाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि बल F किसी वस्तु पर लगाने पर V वेग प्रदान करता है तो शक्ति का मान होगा। दोस्तों, जो शक्ति होती है P, वो होता है W/T, कार्य बटा समय, और W का मान होता है F/S। F यहाँ पर बल है, S यहाँ पर विस्थापन है। यहाँ से अपन S/T विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको वेग कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F/V। तो जिस भी ऑप्शन में F/V होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर F/V है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो रहेगा F/V। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अदिश राशि कौन सी है। सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि बल, आवेग, संवेग, बल आघूर्ण, विस्थापन आदि। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें दिशा का अभाव होता है, केवल परिमाण होता है, जैसे कि ऊर्जा, कार्य, शक्ति, दाब, क्षेत्रफल आदि। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक टरबाइन के ब्लेड्स पर 100 मीटर की ऊंचाई से पानी 6000 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है। टरबाइन को दी जाने वाली पावर होगी। दोस्तों, यहाँ पर पावर याद करनी है। तो जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो P है उसका मान होता है W/T और W का मान होता है F/S/T, और जो F होता है उसका मान होता है mg इंटू में S हमारे पास है ही अपॉन में T। तो दोस्तों फॉर्मूला लगेगा mgs/T। तो यहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और t का मतलब टाइम। दोस्तों में इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक तो 100 मीटर की ऊंचाई, जो कि हमारा एस रहेगा, मतलब विस्थापन रहेगा 100 मीटर। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर अपन लगभग 10 लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हेल्प रहेगा। और m/T, ये जो मान है वो हमें पानी जिस दर से गिर रहा है वो दिया हुआ है 6000 किलोग्राम प्रति मिनट। तो T का जो SI मात्रक है वो सेकंड होता है, यहाँ पर हमें मिनट दिया हुआ है, इसको अपन चेंज कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास में P बराबर mgs/T। तो m/T का मान है 6000 और ये प्रति मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, इनटू में 10
और इनटू में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 1000 बार कट जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 1,00,000 वाट। तो इसको अपन किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमारे पास में 100 हो जाएगा, 100 किलोवाट 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से जो आंसर है हमारे पास में वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 10 किलोग्राम का पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? और जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। यदि वस्तु गतिमान है, गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, और यदि किसी वस्तु में स्थिति के कारण उसके अंदर ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मान होता है mgh। m का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलोग्राम, g का मान 9.8 दिया हुआ है, इनटू में h का मान दिया हुआ है 10। तो पॉइंट का अपन 10 लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास में 980 जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो रहेगा 980 जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, गतिज ऊर्जा जैसे कि मैंने अभी बताया कि गतिज ऊर्जा मतलब के ई बराबर होता है 1/2 mv²। समीकरण नंबर 1। हमारे पास में गतिज ऊर्जा ये है। अब ये बोल रहा है कि 25% वृद्धि, मतलब जो वेग है उस वेग में उसका 25% जोड़ दीजिए आप, तो v प्लस, इसको काटेंगे अपन, तो 25 से कम 25, 25 को 100, तो 4v/4, तो ये हमारे पास आएगा 5v/4। मतलब अब v हमारे पास में ये हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो रहेगी के ई बराबर 1/2 m, और v का मान हो जाएगा 5v/4 का स्क्वायर। तो ये रहेगा 1/2 m × 25 v², 4 चौको 16। तो हमारे पास जो अब की बार जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है के ई बराबर 25/16 इंटू में 1/2 mv²। तो ये जो मान आया हमारे पास में, पहले हमारे पास के ई थी वो थी 1/2 mv², लेकिन अब हमारे पास में आया है 25/16 1/2 mv²। इसका मतलब 25/16 टाइम गुना ये बढ़ चुकी है। अब ये 25/16 कितना परसेंट है 1/2 mv² का, तो इसको अपन निकाल लेंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास में जो ये आंसर आएगा, ये आएगा 1.56 25% इंक्रीज। तो इसका जो ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये 1.5625 है, 56.25 नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास में इंक्रीज होगी, वृद्धि होगी, तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 56.25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है तो उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा, मतलब केंद्र से आर पार आएगा जाएगा। पहले इसका वेग बढ़ेगा, परंतु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घटकर 0 हो जाता है। टुकड़ा घटते हुए वेग के साथ घूमना आरंभ कर देगा। उपयुक्त में से कोई भी घटना नहीं होगी। दोस्तों, पृथ्वी के मध्य व उत्तरी दक्षिणी को जोड़ेंगे तो इसका वेग ना तो बढ़ेगा ना घटेगा ना 0 होगा, ये सिर्फ केंद्र की ओर आवागमन गति करेगा फ्रीली।
तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 फीट की ऊंचाई पर 400 पाउंड भार की किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है और इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी है, बाकी फॉर्मूला बहुत छोटा है। कार्य पूछ रहा है तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=mgh। m का मान दिया हुआ है हमें 400 पाउंड, g का मान 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर अपन 10 लगभग लेंगे, और h का मान दिया हुआ है 100 फीट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पाउंड में है, ये फीट में है, और ये 10 का जो मान है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो पाउंड तो FPS पद्धति है, फुट भी FPS पद्धति है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक SI पद्धति है। तो या तो आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को FPS में चेंज कीजिए या पाउंड को फुट को पद्धति में चेंज कीजिए। तो इन पद्धति में चेंज करने के बाद में जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 40,000 फुट पाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के पास कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। दोस्तों जब भी अपन किसी गद्दे पर बैठते हैं, लेटते हैं, तो गद्दा आपका गति करता है, तो उसमें स्प्रिंग लगी होती है, और किसी स्प्रिंग के संपीड़न में जो विद्यमान ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी होगा, स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास में। कार व एक भरी हुई ट्रक के रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। दोस्तों ट्रक भरा हुआ है और कार लाइट वेट है, तो इसके अंदर जो कार्य होगा ऑप्शन देखिए, कम यांत्रिक कार्य शक्ति, ऑप्शन बी अधिक गतिज कार्य शक्ति, ऑप्शन सी अधिक स्थितिज कार्य शक्ति, ऑप्शन डी कम गतिज कार्य शक्ति। तो इस स्थिति में जो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम गतिज कार्य शक्ति। अगला क्वेश्चन है, नदी में लकड़ी जिस ऊर्जा के कारण बहती है वह है। दोस्तों लकड़ी नदी में बहती है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा काम करती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो है हमारे पास में यांत्रिक ऊर्जा। तो उस हिसाब से हमारे पास जो आंसर है वो है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगी, ऊष्मा ऊर्जा भी नहीं होगी, सौर ऊर्जा भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, सब जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बल, बी गति, सी शक्ति, डी ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर है डी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। दोस्तों ऊर्जा जो संरक्षण का नियम है वो बहुत ही ईजी है, आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा होगा कि ऊर्जा को ना तो अपन निर्माण कर सकते हैं ना ही इसका नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ ऑप्शन नंबर बी ये बात बोल रहा है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सावधानता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी नियत रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसकी ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना घटती है, अर्थात नियत रहती है। तो उसका जो आंसर है वो रहेगा सी, नियत रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर हर बार पूछा जाता है। किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि E बराबर 1/2 mv²। अब अपन वेग को क्या कर रहे हैं, दुगना 2v। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KE बराबर 1/2 m 2v का स्क्वायर। तो 1/2 m 2 दूनी 4
वी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी के ई बराबर 4/2 mv स्क्वायर, कट जाएगा ये 2, तो आपका 2 mv स्क्वायर। तो पहले हमारे पास जो एनर्जी थी वो थी केवल हाफ mv स्क्वायर। अब की बार हमारे पास जो एनर्जी है वो है 2 mv स्क्वायर। तो जो हाफ है वो 2 का कितना गुना है, तो ये है 4 गुना। तो इसका मतलब हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो कितना गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर ए है चौगुनी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है। दोस्तों कमानी हो, स्प्रिंग हो, कोई भी वस्तु हो, अगर संपीड़ित होती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर है इसका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। दोस्तों अभी अपन ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 16, उसके अंदर वेग को दुगुना कर रहे थे, यहाँ पर गति को दुगुना कर रहे हैं, बात एक ही है, सेम आंसर है, सेम सॉल्यूशन है। तो उसकी जो राइट आंसर होगा वो है चौगुना, मतलब चौगुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक मीनार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। दोस्तों ये हमारे कार्य का क्वेश्चन है। माना कि ये कोई वस्तु है जो ज़मीन पर रखी हुई है, इसको अपन धक्का मारते हैं तो ये वस्तु धक्के से थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है हमारे पास में कि कुछ कार्य हुआ है, वस्तु यहाँ आ गई है, इतनी विस्थापित हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दीवार को धक्का मारता है। तो दीवार हमारे पास में क्या है, एक ये वस्तु है, तो ये दीवार हो गई, इसको धक्का मारेंगे अपन, एक बल लगाएंगे, लेकिन वस्तु ना तो आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी। तो इस स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य का W बराबर F कोस थीटा इंटू एस। तो इस स्थिति में जो दीवार को धक्का मारेंगे अपन तो उसमें कार्य नहीं होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90। और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर F इंटू एस कोस 90 और कोस 0 का मान आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास में इस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं होगा। कार्य जब भी होता है जब वस्तु के अंदर विस्थापन होता है। अगर वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं होता है तो बिल्कुल भी कार्य नहीं होगा। तो आपका जो आंसर है वो है कोई भी कार्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा है। दोस्तों चाबी वाली गाड़ी, कमानी, स्प्रिंग, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा होती है। जो द्रव बहता है उसकी जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर द्रव गति करता है तो गतिज ऊर्जा भी है। वो जिस आधार पर टिका हुआ है, अगर अपन उसमें डैम बांध दें, उसको बांध बना दें तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी होती है। उस द्रव के अंदर प्रेशर भी होता है। तो ऑप्शन ए केवल दाब ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है बर्नौली की प्रमेय आधारित है। दोस्तों बर्नौली की जो प्रमेय है ये आपकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट करते हैं और ना ही बना सकते हैं, केवल इसका रूप चेंज कर सकते हैं। इसी नियम पर ये डिपेंड है बर्नौली प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 23। बिंदु ए से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह उच्चतम बिंदु बी तक जाकर वापस लौटती है। दोस्तों ये कोई गेंद है, इसको बिंदु ए से ऊपर की ओर फेंकते हैं,
ये गेंद बिंदु बी पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, वापस ये पृथ्वी पर आ जाती है सी पर। तो दोस्तों ए पर ये वस्तु गतिशील थी, बी पर स्थिर थी, तो इस हिसाब से हमारे पास में बी पर तो क्या हो जाएगी स्थिर ऊर्जा और ए पर हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ बोल रहा है तो वह आपका आंसर होगा। ए बोल रहा है ए पर गतिज ऊर्जा, बी पर गतिज ऊर्जा, गलत। ऑप्शन बी ए पर स्थितिज ऊर्जा, बी पर स्थितिज ऊर्जा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है बी पर स्थितिज ऊर्जा, बी पर गतिज ऊर्जा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बी पर स्थितिज ऊर्जा, बी पर गतिज ऊर्जा, तो ये आपका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। दोस्तों किसी भी वस्तु है उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो आपका पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी करती है, और वह पृथ्वी की तल से कितनी ऊंचाई पर गई है वह भी डिपेंड करती है। लेकिन वह किस पथ पर जा रही है इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गति के पथ पर। अगला क्वेश्चन है 25। एक गेंद फरस से टकराती है तथा अप्रत्याशित टक्कर के उपरांत प्रत्याक्षित होती है इस दशा में। ऑप्शन ए टकराने के बाद गेंद का संवेग उतना ही है जितना टकराने के ठीक पहले। ऑप्शन बी टकराने में गेंद की यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है। ऑप्शन सी गेंद व पृथ्वी का कुल संवेग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी गेंद तथा पृथ्वी की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों जब गेंद फरस से टकराती है तो अप्रत्याशित टक्कर होती है, मतलब उसमें गेंद और फरस दोनों में कोई भी गति नहीं होती है। अप्रत्याशित का मतलब है कोई भी गति नहीं होगी। जब गति ही नहीं होगी तो दोनों की ऊर्जा खर्च ही नहीं होगी, और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर डी में ये बात बोल रहा है कि गेंद तथा पृथ्वी की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो उससे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। किसी बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से। दोस्तों यहाँ पर बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो बंदूक गति करेगी ना कि गोली। तो इस स्थिति में गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए, बंदूक की नहीं। तो सीधा सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है कैलोरी, जूल और अर्घ। दोस्तों कैलोरी, जूल और अर्घ ये तीनों ही जो मात्रक है ये ऊर्जा के, उष्मा के या किए गए कार्य के मापन की इकाइयाँ हैं। कैलोरी एक कैलोरी एक सीजीएस मात्रक है, जूल एक एमकेएस या एसआई मात्रक है, अर्घ एक एफपीएस मात्रक है। तो ऑप्शन ए में देखिए उष्मा मापने की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन बी किए गए काम के मापन की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी ऊर्जा मापन की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को पहचानिए। दोस्तों ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, अनवीनीकरण और नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब है जिन्हें दोबारा बना सकते हैं, दोबारा नवीन किया जा सकता है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे धूप, हवा, जीवाश्म ईंधन, बायोगैस आदि। और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का मतलब है जो लिमिटेड अवस्था में है, जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे पानी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। तो अनवीनीकरण मतलब जो लिमिटेड अवस्था में हैं, वो इनमें से कौन से हैं। तो ऑप्शन के चलते हैं। ऑप्शन ए है सौर शक्ति, ऑप्शन बी जल शक्ति, ऑप्शन सी पवन शक्ति, ऑप्शन डी तरंग शक्ति। तो देखिए दोस्तों जल शक्ति एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो लिमिटेड अवस्था में है, जो ख़त्म हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो रहेगा जल शक्ति बी। अगला क्वेश्चन है 29। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों जो सेल्फ स्टार्ट आपके जो वाहन होते हैं आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक पर डिपेंड होते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक हमेशा
पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पास्कल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कार्य का मान शून्य होगा। दोस्तों कार्य का मान शून्य कब होता है? जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि यदि कोई वस्तु है, इस पर अपन बल लगाते हैं इस स्थिति में और थीटा का मान होता है 0। अगर इस स्थिति में लगाते हैं थीटा का मान होता है 180 और अगर इस स्थिति में लगाते हैं थीटा का मान होता है 90। तो थीटा के मान 3 हो गए, 0, 180 और 90। जो फॉर्मूला होता है कार्य का वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान 180 रखेंगे तो फॉर्मूला आएगा W बराबर एफ एस। थीटा का मान 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा एफ इंटू एस, सॉरी यहाँ पर माइनस एफ एस आएगा। और थीटा का मान जब 90 रखेंगे तो कार्य का मान आएगा 0। इसका मतलब थीटा का मान 90 होना चाहिए, मतलब एफ और एस के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो अब किस ऑप्शन में ये 90 डिग्री के कोण की बात कर रहा है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, मतलब थीटा का मान क्या हो 90। ऑप्शन नंबर बी, यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, यहाँ पर भी ये बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, यदि विस्थापन बल की दिशा में 7 कोण बनाए, मतलब 0, और बल अधिक और विस्थापन मान कम हो, मतलब 180। तो ये आपका जो लंबवत 90 डिग्री जो बात आ रहा है वो लंबवत मतलब ऑप्शन नंबर ए के अंदर आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो ये एक तो m पर डिपेंड करेगी मतलब भार पर, और एक v पर डिपेंड करेगी मतलब वेग पर। ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और किस ऑप्शन में ये दोनों के बारे में बात कर रहा है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गतिशील चलन के पिंड के वेग पर मतलब v पर, गतिशील पिंड के भार पर मतलब m पर, दाब पर मतलब p पर जो है ही नहीं, और d मतलब भार व वेग दोनों पर मतलब m और v दोनों पर। ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ mv²। साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि नवीनीकरण का मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होते, दोबारा बनाए जा सकते हैं, धूप, हवा, जीवाश्म, बायोगैस। तो ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्मों से ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवाश्मों से ऊर्जा। ये आपका राइट आंसर। अगले भी चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में परिवर्तन करने के लिए मान लिया जाता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा को अपन जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट को 1000, घंटे को अपन 60 में और इसको सेकंड में 60 में। तो ये 36 इंटू 1000 इंटू 100 बनता है। तो ये होता है 36 गुणा 10⁵5 जूल। या तो इसको आप 36 गुणा 10⁵5 जूल बोल दीजिए, या फिर अगर आप नहीं बोलना चाहते तो इसको 3.6 गुणा 10⁵6 जूल बोल दीजिए, जो कि एक ही बात है। तो जिस ऑप्शन में 3.6 गुणा 10⁵6 जूल आ रहा है वो ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं है? फिर ये आ गया हमारे पास में नवीनीकरण नहीं है, मतलब जिसको अपन जो ख़त्म नहीं होता है वो कौन सा है?
तो पवन नवीनीकरण है, सौर नवीनीकरण है, धूप जवारी शक्ति नवीनीकरण है, केवल नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण नहीं है। तो इसका आंसर है आपका सी नवीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिक में किसका क्रम कैलोरी जनन मान होता है। दोस्तों कैलोरी जनन का मतलब होता है कैलोरी बर्न कौन करता है। तो पेट्रोल नहीं करता है, कोयला भी नहीं करता है, एल्कोहल भी नहीं करता है, केवल एक लकड़ी है जो कैलोरी जनन का मान रखता है। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो किसका वहन करती है। वहन का मतलब है अपने साथ क्या लेके जाती है। दोस्तों जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह न तो पदार्थ को लेके जाती है, न द्रव को लेके जाती है, केवल और केवल यह ऊर्जा को अपने साथ लेके जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38। जब एक कोयल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। दोस्तों जब एक कोयल को स्प्रिंग को अपन दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं और उस पर काम करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है ना कि घटती है। तो इस काम करेंगे तो बढ़ेगी, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें, एफ मतलब बल पर, एस मतलब विस्थापन और थीटा मतलब उन दोनों के कोण पर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं, एफ एस के बीच के कोण पर, जो कि करता है। ऑप्शन नंबर बी संवेग पर, संवेग का कोई नाम ही नहीं आता। क्वेश्चन नंबर सी विस्थापन पर, बिल्कुल करता है। क्वेश्चन नंबर डी बल पर करता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं करता है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन बी संवेग पर। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। धन्यवाद दोस्तों।